नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश में महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम आदमी, मध्यम वर्ग और जनता त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि इसके कई ऐसे सरकमस्टेंसेस बने हैं जिसको देखा जाना बहुत जरूरी है। मौजूदा समय में रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, उसको लेकर के पूरी दुनिया में सप्लाई चेन बाधित हुई है। सबसे अहम बात यह है, और इसके साथ ही साथ चूंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए आम आदमी को अपनी जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, और ऐसे में उसके जेब पर इतना बड़ा बोझ पड़ रहा है, जिसके कारण जनता परेशान है। जनता को क्या चाहिए कि महंगाई से निजात मिले, न निजात मिले, पूरी तरह से तो राहत मिले। और मोदी सरकार ने कुछ ऐसा करने का प्रयास किया है। हालांकि इससे महंगाई पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल ये राहत की बात है कि केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और डीजल और पेट्रोल के दामों को घटाने के उपक्रम में, प्रयास में एक्साइज ड्यूटी घटाई है। और सरकार ने पेट्रोल पर 9.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है और डीजल पर 7 रुपए, और साथ ही साथ गैस जो उपलब्ध कराई जाती है उस पे 200 रुपए की सब्सिडी का भी ऐलान किया है। मतलब 3 ऐसी अहम घोषणा जिसका सीधा असर आम आदमी और गरीब पर पड़ने वाला है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम जब नियंत्रित होते हैं तो निश्चित रूप से, चूंकि हर एक वस्तु का एक दूसरे राज्यों से या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आवागमन का सहारा लेना पड़ता है, और उसके लिए डीजल और पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गाड़ियां डीजल और पेट्रोल से चलती हैं। ऐसे में खाद्य वस्तुओं से लेकर के सब्जियों और हर एक खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ती जाती है। और भारत चूंकि मध्यम वर्गीय देश है, यहां पर गरीब भी हैं, ऐसे में उनके जेब पर ज्यादा बोझ पड़ जाता है और इसके कारण महंगाई बढ़ जाती है। ये इस बात की तस्दीक है कि पिछले 2 से ढाई महीनों में खुदरा महंगाई की दर एक ऐसे स्थिति में पहुंच गई है जो सरकार को चिंता में डालने वाली है, और इससे देश को भारी नुकसान हो सकता है। और इसीलिए रिजर्व बैंक ने भी चिंता जताई थी कि अगर डीजल और पेट्रोल के दाम न घटे तो महंगाई को नियंत्रित कर पाना मुश्किल होगा, और महंगाई नियंत्रित नहीं होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक सवाल इसके पीछे यह भी है कि सरकार अभी चाहती तो थोड़े दिन और ये बढ़ते हुए दाम जो जारी हैं उसको बढ़ते हुए जारी रख सकती थी, लेकिन सरकार ने इस समय, जबकि किसी भी राज्य में कोई चुनाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसे कोई राजनीतिक निर्णय की भी दरकार नहीं है या निर्णय लिए नहीं जा रहे, फिर सरकार ने दामों में इस कदर इतनी बड़ी घटोतरी क्यों की? आखिर में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जनता जनार्दन का हित और उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियों को कम करना हमारे सरकार का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए हमने एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दी है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि जब केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है तो सीधे सीधे राज्य सरकारों से भी कहा है कि वो वैट की दरें घटाएं, और ऐसे में वो राज्य सरकारें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, देखना यह होगा कि वो कितना वैट घटाती हैं, क्योंकि वैट घटाने के बाद और ज्यादा कमी आ सकती है डीजल और पेट्रोल के दामों में। कमी का ये जो दौर है, ये कितना आगे तक जाएगा, और क्या ये दौर यहीं थम जाएगा बस एक छोटी सी राहत भर मिलने के बाद, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन तमाम पहलुओं पर, तमाम मुद्दों पर हम एक विशेषज्ञ की राय ले लें तो ये बेहतर होगा। आज हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री राजेश पैनुली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो बताएंगे कि सरकार को यह फैसला क्यों करना पड़ा, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। पैनुली जी, आपका एवी स्टार में बहुत बहुत स्वागत।
नमस्कार दिवाकर जी और एबी स्टार न्यूज पे बहुत बहुत धन्यवाद जी। सवाल यही है कि सरकार ने जो फैसला लिया है, ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था, अभी आगे तक इस फैसले को टाला जा सकता था, क्योंकि बोझ तो सरकार पर पड़ेगा, लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। क्या कारण है पैनुले सर? देखिए, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा और सारे इकोनॉमिक्स का भी ये है कि कुछ चीजें अब हमारे फेवर में आने लग गई। जैसे अब जीएसटी कलेक्शंस अप होने लग गया है, एक प्री कोविड के ऊपर आने लग गया है। तो अभी भी जो एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, अगर हम कहें कि लगभग 6 रुपए डीजल पे करी गई है और लगभग 8 रुपए पेट्रोल पे की गई, जिसका इफेक्टिव रेट जो है शायद डीजल पे 7 रुपए का पड़ रहा है और पेट्रोल पे शायद 9.5 रुपए के करीब 9.5 जी। ठीक है। अगर आप प्री कोविड रेट की बात करें तो देखिए, बीच में जो एक्साइज ड्यूटी आ गई थी वो लगभग 32 रुपए के करीब आ गई थी, जो लास्ट उसमें आ गई थी। और अब वापस जो है 32 रुपए, उससे पहले भी लगभग जो एक्साइज ड्यूटी का कंपोनेंट होता था वो लगभग उतना ही था, 19 रुपए, मतलब लगभग 20 रुपए मान लीजिए मोटा मोटा। वो पेट्रोल पे 20 रुपए का लगभग था और उसपे डीजल पे लगभग 16 रुपए, 15.5 रुपए का था। वही 15.5 या 16, 15.5, 16 रुपए के आसपास था। तो उसी प्री कोविड रेट पे वापिस आ गए। ये आपको दिखलाता है दो चीजें हो गई है। तो हम लगातार इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना जरूरी है। कॉमन आदमी को भी लगातार दिक्कत आ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की प्राइसेज अगर बढ़ती रहेंगी लगातार तो जो कॉमन चीजें हैं, चाहे सब्जी से लेकर के जो कॉमन कंज्यूमर जो इसेंशियल आइटम्स हैं, उससे जो ट्रांसपोर्टेशन का इम्पैक्ट पड़ता है या प्रोडक्शन का इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। उससे कॉमन आदमी लगातार जूझ रहा था। हम सिर्फ ये बात करें, शायद सरकार भी लगातार ये बोल रही है कि देखिए हम इलेक्शन को देख के कुछ नहीं करते, ठीक है। कॉमन जो जनरल परसेप्शन ये है कि सरकारें इलेक्शन को देख करके पेट्रोल प्राइस रोक रही थी या डीजल प्राइस रोक रही थी, और कंपनियों को ढंग की इंस्ट्रक्शन जा रही थी कि आप कम से कम जब तक इलेक्शंस नहीं होते तो न भरिए। अभी जो दाम घटे हैं इसमें डायरेक्ट पेट्रोल कंपनी या ऑयल कंपनी का हाथ नहीं है, इसमें सरकार अपनी तरफ से जो है एक्साइज ड्यूटी को प्री कोविड पीरियड पर लेकर के वापस आई है। और सरकार भी हार्ड प्रेस थी। हार्ड प्रेस इसका मतलब हार्ड प्रेस का ये मतलब नहीं था कि अपोजिशन से हार्ड प्रेस थी। सरकार हार्ड प्रेस थी कंज्यूमर से, कंज्यूमर को लगातार उसका भुगतान हो रहा। देखिए, आप सरकार ने फिर कहा है कि हम सॉफ्ट कराना चाहते हैं, प्लास्टिक के रेट भी कम कराना चाहते हैं, अपने जो स्टील आइटम्स हैं उनके रेट भी हम कम कराना चाहते हैं। जी। तो सबका इफेक्ट कहाँ आता है? अगर पेट्रोल डीजल के आपके रेट ऊपर ही रहेंगे तो आप उन एरिया में आप काम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो मेरी जो अगर ये अपनी समझ है, उस समझ पे और जो प्रधानमंत्री जी का और जो वो सब देखते हैं, तो बेसिकली हम प्री कोविड पीरियड में आना चाहते हैं, एक मैसेज भी देना चाहते हैं और साथ ही साथ कंज्यूमर को उसका बेनिफिट भी पास ऑन करना चाहते हैं। इसमें माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार को घाटा होगा, मतलब कलेक्शन का जो रेवेन्यू है सरकार की, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू कम होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जीएसटी से उतनी ही रेवेन्यू की भरपाई होने की, उससे ज्यादा रेवेन्यू की भरपाई होने की उम्मीद इस अकाउंट में है। जो इस अकाउंट का मतलब जो ओवरऑल जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू अकाउंट है, उसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लगभग इतना आना चाहिए। मतलब पैनुले सर, आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार इसको मैनेज करने की स्थिति में आ गई है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्री कोविड कंडीशन में सरकार आना चाहती है, और जीएसटी कलेक्शन इस कदर बेहतर स्थिति में है कि सरकार आ जाएगी, और न सिर्फ डीजल और पेट्रोल के दाम घटे हैं बल्कि और कुछ गुड्स पर जो दाम इस समय चल रहे हैं उनके दाम भी घट सकते हैं। यही आप कहना चाह रहे हैं सर? ये बिल्कुल बिल्कुल, और घट सकते हैं, नहीं घटेंगे ही, घटेंगे। जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जो डायरेक्ट हम सारे इकोनॉमिक्स लगातार कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल प्राइसेस कम करो, क्योंकि कई चीजों को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब कहीं पर जहाँ पे जो भी इनसे, क्योंकि एनर्जी का सोर्स है वो, एनर्जी का सोर्स हर चीजों को इफेक्ट करता है। और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के जो आपके कई जगह उत्पादन जो होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, वो इन पे बेस्ड होते हैं। तो सब चीजों को करता है, तो सबका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। और माना ही जा रहा है कि अब जो हमने अभी पिछले कुछ दिनों में देखा, होलसेल इंडेक्स भी बहुत ऊपर चला गया था, कंज्यूमर इंडेक्स भी बहुत ऊपर चला गया था, आरबीआई ने भी अपने रेपो रेट ऊपर बढ़ा दिए थे। कि आपको वो सबका उद्देश्य क्या है कि किसी ढंग से हमें कंज्यूमर को एक बेनिफिट पहुंचाना है और इन चीजों को विद इन द कंट्रोल करना है कि ये कहीं से नहीं लगे कि सरकार जो है
जानबूझ के कुछ चीजें नहीं करती। और सरकार ने बड़े क्लियर कर दिखलाया, देखिए हम किसी भी तरीके से, हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता है कि इलेक्शन का प्रेशर हो तभी हम ये काम करते हैं, जैसे आप भी कह रहे थे। जी। इलेक्शन का प्रेशर नहीं, कॉमन जनता का प्रेशर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर। और एक सरकार जो चुनी जाती है कॉमन जनता के हितों की रक्षा के लिए चुनी जाती है। मतलब एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं और स्पष्ट कर दूं कि मोदी सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई चुनाव का या चुनावी वायदे के तहत या जनता को लुभाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम इस स्थिति में हैं और कंज्यूमर अर्थात एक आम आदमी या जो भी किसी भी सामान का, किसी भी वस्तु का उपभोग, चाहे उसमें डीजल और पेट्रोल, रसोई गैस, जो भी उसका उपभोग कर रहा है, तो उसको राहत मिले, क्योंकि सरकार का काम ही है जनता को राहत पहुंचाना, जनता के हित की बात करना। शायद मोदी सरकार इस संदेश को देने में सफल हो सकती है, क्योंकि सच ये बात है कि फिलहाल अभी कहीं चुनाव नहीं है। अब तो फैक्ट के साथ मैच कर ले ना, कहीं दिखलाई नहीं रहा, न तो कोई चुनाव है, न सरकार अभी कोई हार्ड प्रेस्ड है, न कोई विपक्ष का कहीं कोई ऐसा मूवमेंट देखते हो कि ऑन रोड पर विपक्ष का कोई बड़ा भारी मूवमेंट चल रहा हो। अब न तो कोई किसान आंदोलन टाइप का मूवमेंट चल रहा है, न अपोजिशन पार्टी का कोई मूवमेंट चल रहा है। तो कोई उस चीजों से कहा जाए कि इन चीजों का कोई इम्पैक्ट सरकार पर, तो सरकार अब बड़ा सीधे कह रही है और बड़े सीधे से उसने एक मैसेज दे दिया है कि हम जो है, जो अच्छा होता है, बेस्ट ऑन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर होता है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द गवर्निंग होता है, उस हिसाब से काम करते हैं, न कि सिर्फ इलेक्शन के प्रोसेस को देख करके ही हम इधर से उधर निर्णय लेते हैं। बहुत अहम सवाल एक और बनता है सर, और इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, साधारण शब्दों में आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों को। सवाल यह है कि जैसे ही एक्साइज ड्यूटी घटाई, पूरे देश में चर्चा हुई कि मोदी सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दामों में घटोतरी कर दी है, और साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर जो होता है, जिसको गैस सिलेंडर आम भाषा में कहते हैं, उस पर 200 रुपए की सब्सिडी सरकार ने देने का ऐलान किया है। मतलब कि उज्ज्वला योजना जो चल रही है, लगभग 7 से 8 लाख लोग जो है इससे सीधे लाभान्वित होंगे। ये भी एक अहम कदम है, जबकि फिर वही सवाल की चुनाव नहीं है। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाना मोदी सरकार ने यह दिखाया है कि हमारा उद्देश्य है, इसके पीछे कोई राजनीतिक हित नहीं है। लेकिन एक सवाल बनता है जिस पर आगे सर राजनीति हो सकती है। सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वो वैट घटा दें। अब यहां राजनीति शुरू हो जाएगी, और अगर वैट घटाने का निर्णय सभी राज्य सरकारें ले लें तो फिर इसका कितना फायदा कंज्यूमर को मिल सकता है सर? देखिए, अभी आपने डायरेक्टली देखा कि कली के इम्पैक्ट से इमीडिएटली जो है विपक्ष की एक सरकार कांग्रेस ने लगभग 2 से 2.5 रुपए के आसपास का डीजल और पेट्रोल में थोड़ा कम किया था, 1.5 रुपए के आसपास, और डीजल में शायद 1.5 रुपए के आसपास और पेट्रोल में लगभग 2 रुपए के आसपास का इमीडिएटली वेट पे से रिडक्शन किया है। इफेक्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है। अब राज्य सरकारों ने भी जो पिछला एक बार, अभी जो कुछ दिन पहले, या शायद मेरे को लगता है 1 महीने के या 20 दिन हुए होंगे, उस दिन जब माननीय प्रधानमंत्री ने राज्यों के साथ एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि राज्यों को भी अपना वैट घटाना चाहिए, कहा था जी। हाँ, उस समय जो कहा गया था तो बड़ा हुआ कि ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कोई काम नहीं कर रही है, हम पर प्रेस हार्ड कर रही है। अब सरकार ने भी दिखला दिया कि हम अपना जो काम है हम अपने आप कर रहे हैं, तो आप राज्य सरकारों भी वो काम करे। तो पॉलिटिक्स तो देखिए हर चीज में हो सकती है, लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर है कि राज्य सरकारों को भी वो लाइन टो करनी चाहिए। ऑल्दो जैसे हम इकोनॉमिक समझते हैं कि राज्य सरकारों की कुछ दिक्कतें हैं कि उनके रेवेन्यू के साधन काफी कम हो गए हैं, और खास करके कोरोना के बाद से अभी तक हुए नहीं है। लेकिन अगर इन सब चीजों से प्रोडक्शन बढ़ता है, चीजें आगे बढ़ती हैं और धीरे धीरे सब चीजें ऊपर जाती हैं, तो प्रोडक्शन जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। आपने सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के एक कॉन्फ्रेंस में कुछ ही दिन पहले कहा था कि राज्य सरकारें वैट घटाएं, और तब विपक्ष के नेता ये कह रहे थे केंद्र तो अपने तरफ से पहल ही नहीं करती, राज्य सरकारों पर दबाव बना रही है। और जबकि मोदी सरकार ने सोच लिया था कि उसको फैसला क्या लेना है। एक बहुत सख्त और आप कह लें बहुत प्यार से मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को समझा दिया कि आपको जो कहा गया था उसके पीछे हमारी रणनीति पहले बन चुकी थी। रणनीति काफी पहले बन चुकी है, और देखिए बड़े प्लानिंग के तरीके से काम करती है राज्य सरकार।
और सॉरी केंद्र सरकार जो हमारी बड़ी जी। प्लानिंग के तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑल ऑफ सडन कोई कि रात में सोया और सुबह जगते ही कोई डिसीजन ले लिया, ऐसा कुछ नहीं किया है। जो भी काम करा है वो सोच समझ के किया हुआ है और देखभाल के करा हुआ है। और आपने जैसा कि बताया कि जीएसटी कलेक्शन इस कदर है प्रभावी तरीके से कि जो भी नुकसान 1 लाख करोड़ के करीब अगर सरकार को इस पर बोझ पड़ेगा, वो नुकसान होगा उसके अपने खजाने पर, तो जीएसटी से वो भरपाई हो जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात सर आप कह रहे हैं कि प्री कोविड एरा में सरकार पहुंचने की कोशिश कर रही है और वहां पहुंचेगी तो बहुत स्थितियां जो हैं वो संभल जाएंगी, विशेष करके महंगाई को लेकर के जो चिंता है, और चिंता होनी भी चाहिए। सवाल यह है कि आपने रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसके कारण जो सप्लाई चेन बाधित हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया है। सप्लाई चेन जो रूस के कारण चल रहा है वो फूड ग्रेन में चल रहा है। देखिए अब जो पेट्रोल में भी क्रूड ऑयल का भी बढ़ा है दाम, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि फूड ग्रेन के दाम बढ़े हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़े हैं। तो जो एक सरकार, पिछली सरकार लगातार कहती रही कि हमने मैनेज किया, 110 बैरल पे जब क्रूड ऑयल के दाम थे तब भी हमने मैनेज किया, हम लगातार मैनेज कर रहे हैं और ये सरकार जो है उसको मैनेज करने में लगातार असफल हो रही है। तो वो एक उन्होंने दिखला दिया कि हमारी कोई असफलता जो है ये कि नहीं कह सकते कि आप हमारी असफलता है, सफलता है। हमें प्लानिंग के तरीके से हमने काम किया, जो ठीक हुई वो हमने करके दिखलाया और लगातार हम करके आपको दिखाते भी चल रहे हैं। सर वो कौन से ऐसे स्टेप्स और हैं जो मोदी सरकार उठा सकने की स्थिति में है, उठा सकती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्री कोविड कंडीशन में या एरा में पहुंचने की स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही, और क्या ऐसे कदम हो सकते हैं जो कंज्यूमर्स के फायदे के लिए हो, आम जनता के फायदे के लिए हो, और वो एक सरप्राइज हो मोदी सरकार की तरफ से, एक गिफ्ट की तरह हो जिसपे विपक्ष कुछ न बोल पाए। शायद सरकार की रणनीति तो यही होगी। जी देखिए सरकार की रणनीति तो बड़ी बिल्कुल क्लियर है। सरकार धीरे धीरे चीजों के दाम अंडर कंट्रोल लेगी, सरकार धीरे धीरे बेरोजगारी को दूर करेगी और सरकार जो धीरे धीरे ये भी दिखलाएगी कि हम वर्ल्ड में जो शक्तिशाली देश में माने जाते हैं, चाहे शक्तिशाली देश की बात कर लीजिए, चाहे आप मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, क्या स्किल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, हम सब में पावरफुल है और सब में हम करके दिखला सकते हैं। ये बड़ा दिन से चल रहा था, लगातार कहा जा रहा था कि जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट है वो हमारे देश में आनी कम हो गई, वो भी लगातार आपको दिख रहा है, उसमें सुधार आ रहा है। दूसरा कहा जा रहा था कि हमारे यहाँ जो है प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं है और रनिंग बिजनेस। अब वो भी वर्ल्ड वाइड माने जाने लग गया है कि हमारे यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो काफी कंड्यूसिव है और वो धीरे धीरे दिखलाई पड़ेगा जब धीरे धीरे एक मैसेज जाएगा जो लगातार विपक्ष और दूसरी पार्टियां करती हैं कि होता क्या है, जब भी आप कोई चीज करने जाते हैं या आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो 3-4 चीजें देखती है कि आपका कंड्यूसिव माहौल है कि नहीं, आपके यहाँ जो टैक्स के स्ट्रक्चरिंग है वो बढ़िया है, वो ठीक ठाक है कि नहीं, और आपके यहाँ जो है जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर है कि नहीं है, पावर हुआ, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, उन सब में धीरे धीरे दिखलाया जा रहा है कि हमारे पास लगभग सारी चीजें कहीं ना कहीं से हैं और हम उन चीजों को लगातार करके भी दिखलाने की कोशिश करते जा रहे हैं। राजेश पैनुली सर, सवाल एक और भी है जो अहम है और आपने जिक्र किया तो मुझे सवाल पूछना पड़ रहा है, हालांकि मैं उसको पूछना नहीं चाह रहा था। आपने कहा कि जो विपक्ष कभी कभी माहौल बनाता है, और दूसरी तरफ आपने कहा कि विदेश का जो निवेश है वो इसलिए बेहतर होगा कि देश में वो स्थिति है भी या नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो विदेश में जाकर ये बोलते हैं कि इतना केरोसिन तेल छिड़क दिया गया है सरकार की तरफ से कि बस एक चिंगारी लग जाए और आग लग जाएगी पूरे देश में। अब वो देखिए राहुल गांधी जी का अपना व्यक्तिगत है या एक पार्टी विशेष का है, अपोजिशन को भी कुछ न कुछ बोलना है। नहीं सर, एक थोड़ा मैं और गंभीर सवाल कर रहा हूं। राहुल गांधी की ये बात राहुल गांधी की ही नहीं है, इस देश में कुछ लोग बहुत चुप हैं लेकिन वो भी सोचते हैं कि इस देश में केरोसिन पड़ा हुआ है, चिंगारी लगा देना है। और किसान आंदोलन एक झलक थी और उस किसान आंदोलन की सारी सच्चाई जो है वो पंजाब में दिख रही है। देखिए किसान आंदोलन की सारी सच्चाई पंजाब में दिख रही है।
हम किस ढंग मतलब उस क्वेश्चन क्या है हम समझना चाहते हैं कि मैं सीधा सवाल ये कह रहा हूं कि अगर इस देश में इतने हालात खराब हैं, जैसा कि राहुल गांधी जाकर के इंग्लैंड में, लंदन में, कैम्ब्रिज में वहां पर ये बोलते हैं, तो क्या ये देश की छवि को टॉर्निश करना नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। देखिए, हमारे घर की बात कहा जाता है ना कि आप अपने घर की बात या आपके घर की बहू पड़ोसी से जाके शिकायत करें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एक लाइन है, एक मॉरल वैल्यू है, वो आप क्रॉस कर रहे हैं। और देश के बारे में तो बड़ी गलती बात है कि आपको कोई लड़ाई करना है, कोई झगड़ा करना है, कोई आपको आपकी असहमति है तो आप विद इन द कंट्री बात कीजिए। आप पड़ोसी से जाकर के बात करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपनी शक्तियों पे या अपनी ताकत पे या अपने जजमेंट पे विश्वास नहीं है। नहीं सर, इसके लिए क्या आपको नहीं लगता, देखिए ये कुछ सवाल राजनीतिक हैं और आप आर्थिक चिंतक होने के साथ साथ राजनीतिक चिंतक भी हैं और होना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि विपक्ष के एक बड़े नेता होने के नाते क्या राहुल गांधी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जो बयान उनको जहां देना हो दे दे, क्योंकि यह लोकतंत्र है, इस बात का हवाला दे करके। और इसका सीधा संबंध अर्थ से जुड़ा हुआ है। अगर राहुल गांधी कोई बात करते हैं तो उसकी चर्चा चीन से लेकर के, इंग्लैंड से लेकर के, अमेरिका तक के सभी बड़े न्यूज़पेपर और पत्र पत्रिकाओं से लेकर के मीडिया में होगा। और तब भारत की छवि कैसे वो बनेगी जो भारत चाहता है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि चीन की वो परिस्थितियां नहीं है, रूस यूक्रेन लड़ चुके हैं। एक तरफ तो परिस्थिति बेहतर बनाई जाए, दूसरी तरफ लोकतंत्र की दुहाई देकर के 70% गरीब लोगों के आवाज दबाई जा रही है। क्या राहुल गांधी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्या? देखिए, जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से इररिस्पॉन्सिबल है। और हम याद करें तो कांग्रेस की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी भारत को प्रेजेंट करने के गए थे, जो विपक्ष के प्रमुख नेता होते थे। उन्होंने भारत सरकार की बातें पॉजिटिव वे में रखी थी, वो भी चाहते तो हाँ निगेटिव। तो एक जो संबंध होता है अपोजिशन और सत्ताधारी पार्टी का, वो संबंध राहुल गांधी जी निभाने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। और चूकने का 2-3 कारण जो मुझे पॉलिटिकली समझ में आता हुआ है कि जो सड़क की लड़ाई है या जो जमीन की लड़ाई है या उनके अपने संगठन की लड़ाई है, वो लड़ने में लगातार वो अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो अड़ोस पड़ोस के सहायता लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मॉरली और एक पॉलिटिकली बहुत ही गलत बात है। लेकिन ये लोकतंत्र है, क्योंकि इसमें तो सब कुछ कहना जायज है। और भारत में जो लोकतंत्र के तहत, लोकतंत्र का ये मतलब हाँ है कि जी, आप अपने देश के तंत्र को खराब करते हैं। हाँ यही ये मतलब है यही कि आप अपने देश के तंत्र को मजबूत करें, जी जी पार्टिसिपेट करें, जी, बात करें जी। आप अपने गुस्से को, अपने नाराजगी को, अपने व्यू पॉइंट को अपने देश में जाहिर करें। और उसको अपने, अगर आपको लगता है तो आपके साथ जनता भी खड़ी होगी और विशेषज्ञ भी खड़े होंगे जो आपके व्यू पॉइंट को समर्थन देंगे। वो काम उन्हें देश में करना चाहिए था, न कि विदेश। बहुत समझाया जाता है सर, राहुल हैं कि मानते ही नहीं, और इसलिए कहना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर कोई कांग्रेसी ये देखे तो उसको लगता होगा कि ये भाजपा का पक्ष है। सवाल ये है कि राहुल गांधी जब देश के आर्थिक, राजनीतिक और अन्य मुद्दों पर बोलते हैं तो एक बड़ा सवाल ये भी स्टार न्यूज की तरफ से सर उठाया जा रहा है, जिस पे जरूर आपका जवाब चाहूंगा कि क्या राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि ये देश उनको विपक्ष का एक बड़ा नेता मानता है। और जब वो किसी मिशन पर जा रहे होते हैं विदेश में, वहां क्या बोलना चाहिए ये कौन समझाएगा? शायद जनमत ऐसा बनेगा, इसलिए हम लोग अगर बात करेंगे नहीं तो फिर कौन बताएगा? क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये वही भारत है जिस भारत की तरफ आज पूरी दुनिया देख रही है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, यहां तक कि फूड ग्रेन्स के सप्लाई को लेकर के भारत की तरफ देखा जा रहा है। उन बातों का जिक्र कहीं नहीं होता। यह नहीं कि सरकार की तारीफ के लिए किया जाए, इन बातों का जिक्र इसलिए भी कर लिया जाता कि हमारे प्रयासों से जब कांग्रेस की सरकारें थी तब यह स्थिति बनाई गई थी, तो आज ऐसा हो रहा है। यह भी राहुल नहीं कह पाते, सिवाय ये कि देश की छवि को इस तरह से प्रस्तुत कर देना। यह राजनीतिक पहलू मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं सर, क्योंकि पाकिस्तान और यूक्रेन के साथ जब आप देश की बराबरी करेंगे तो यहां इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा सर? अब वो बात जो मुझे, आपकी बात जो अगर बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही पॉइंट उठा रहे हैं।
कांग्रेस को भी इन हाउस सोचना चाहिए। अगर आप कांग्रेस के इन हाउस देखें तो उनके यहाँ खुद ही इतनी दिक्कतें हैं, उनके यहाँ इलेक्शन, संगठन के इलेक्शन वो तक नहीं हो पा रहे हैं। उनके यहाँ जो माना जाता है कि वो अध्यक्ष नहीं रहना चाहता है, लेकिन सारी अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष की जो स्टेटमेंट होता है वो दे रहे हैं, और उनके स्टेटमेंट को अनऑफिशियली वर्ल्ड वाइड ये माना जाता है कि कांग्रेस का स्टेटमेंट है, न कि राहुल गांधी का कोई इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। और जब वो एक आदमी जिसको वर्ल्ड वाइड ये रिकॉग्निशन है कि आप पार्टी के पोजीशन पे हैं या नहीं है, अध्यक्ष हैं या नहीं है, लेकिन जब आपको खुद भी महसूस होता है और जो दुनिया भर आपको रिकॉग्नाइज करती है कि आप एक ऑफिशियल स्टैंड ले रहे हैं, तो यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। जो आप आज की डेट में कर रहे हैं वो सरासर गलत तरीके से कर रहे हैं, और वो करना नहीं चाहिए। और यही सब कारण है जो मुझे लगता है कि कांग्रेस लगातार बिखरती जा रही है, जो उनको अपना स्टैंड क्लियर नहीं है। उनको ये क्लियर नहीं है कि हमें विदेश में जाके क्या बोलना है, उनको ये क्लियर नहीं है कि हमें देश में क्या बोलना है, उन्हें ये क्लियर नहीं है कि हमें संगठन कैसे चलाना है। उनके अपनी ही पार्टी में G23 के नाम से दूसरे लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं, और फिर वो आपस में समझौता कर लेते हैं, और कितना समझौता, किस टाइप का समझौता करते हैं, कहाँ का समझौता करते हैं। लेकिन जिस पार्टी ने लगभग 67 या 60 साल, या चलिए मान लीजिए एक बार कर लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेक ऑफ द कन्वीनियंस, कि 50 साल जिस पार्टी ने देश में राज किया हो, चाहे डायरेक्टली किया हो चाहे इनडायरेक्टली किया हो, उसका स्टेटमेंट, उसका जो नई पीढ़ी का एक आदमी या एक हमारे माननीय जो नए के माननीय जो अपने नेता हैं, इस ढंग की स्टेटमेंट दे जो उनसे कभी भी उम्मीद नहीं की जाती। सर, सवाल इससे थोड़ा और आगे है, क्योंकि राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और इस देश में जब किसी को कोई काम नहीं होता और कुछ भी पता नहीं होता है तो ये जरूर कहता है कि इस देश पे गरीबी पे चर्चा हो, बेरोजगारी पर चर्चा हो, और जबकि इन दोनों चर्चाओं को करने और कराने की बात कहने वाले न तो गांव को समझते हैं, न गरीबी को समझते हैं, और न बेरोजगारी को समझते हैं। सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में जब स्थितियां इस तरह से हैं, हम प्री कोविड एरिया में जाने की स्थिति में हैं। आपने एक बात का जिक्र किया कि बेरोजगारी को कम करना और रोजगार उपलब्ध कराना भी सरकार का उद्देश्य हो सकता था। यह कैसे संभव होगा सर? देखिए, दो बातें में हमें डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए। एक बात हम बार बार ये कहते हैं, जो सरकार भी बार बार ये कहती है कि आपने रोजगार देने का वादा किया था। रोजगार देना और सरकारी नौकरी देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रोजगार देना, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, आप किसी भी ढंग का जॉब कर सकते हैं। और धीरे धीरे जिस ढंग का मैकेनिकल सिस्टम होता जा रहा है, सरकारों से बहुत ज्यादा उम्मीद करना कि सरकार बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, मुझे लगता है कि वो एक, अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमी को समझें, चीजों को समझें, और जहां तक सरकारें होती है, सरकारें हैं गवर्नेंस करने के लिए, न कि फैक्ट्रियां चलाने के। तो जो गवर्नेंस करने की बात है, जिस ढंग से सरकार इस टाइम लगातार चल रही है कि गवर्नेंस करे, गवर्नेंस करने में क्या होता है कि अच्छी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगी, जो जिससे कि स्वरोजगार या दूसरे ढंग के रोजगार उपलब्ध हो सके। और उसके लिए सरकार को जरूरी है कि डे टू डे अफेयर से बाहर निकले। जो लगातार एक बात होती जा रही है, हर स्टेज पे होती है कि सरकार ने ये भेज दिया, सरकार ने वो भेज दिया, विनिवेश को लेकर के। जी, सरकार एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज हमारे यहाँ पहले बहुत कमजोर थी, उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को अगर वो मजबूत करती चलती हैं और अपना जो एक ओवरऑल जो उसको देखने का सिस्टम वो ठीक करती चलती है, और उसके कारण से चाहे वो विदेश की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे विदेश के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ हो, और धीरे धीरे जो हमारा सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट है कि जो एशिया एक हब बन के रह गया, चाइना जो एशिया में एक हब बन गया था पूरे वर्ल्ड वाइड का, उसको अगर रिप्लेसमेंट करते चलते हैं तो हमारे यहाँ रोजगार जनरेशन की संभावनाएं बहुत अधिक होंगी। और जिनके बयान माननीय राहुल जी लगातार देते जा रहे हैं, उससे हमारी एक छवि खराब होती है कि देखिए, बिजनेस हमेशा परसेप्शन पे होता है, इन्वेस्टमेंट हमेशा परसेप्शन पे होता है। एक्चुअल क्या है ये आपको बताने में बड़ा टाइम लगता है। एक्चुअली मैं बोलूँ, मैं राजेश्वर पैनुली में बड़ा ईमानदार हूँ कि बताने में, लेकिन मेरे बारे में आपका परसेप्शन क्या बन गया है उस पे होता है। और उस परसेप्शन को कैसे खराब हो जाता है जब एक आदमी आपके विरोध में बोलता है जिसे चीजों का नहीं पता। जैसे अभी आपने बड़ा अच्छी तरीके से बोला कि जिसको यही नहीं पता कि किसानी कैसे होती है, बेसिक चीजें कहाँ पर जाती। नहीं सर, मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ।
राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर लगेगा कि किसी एक व्यक्ति को बार बार नहीं कहना चाहिए। ज्यादातर लोग जो चर्चा करते हैं उनको रोजमर्रा के जीवन कहने को वो बोलेंगे, लेकिन उनको खुद नहीं मालूम है कि सब्जियों के ये दाम क्या है, इसके खुदरा मूल्य क्या है, थोक मूल्य क्या है। उनको खुद नहीं मालूम है कि गांव की गरीबी में जो एक आंशिक गरीबी होती है, एक पूर्णकालिक गरीबी होती है, उसमें क्या डिफरेंस है उनको नहीं मालूम। लेकिन वो गरीबी की चर्चा करते हैं क्योंकि हमारे राजनीतिक चर्चा करते हैं। और मैं किसी इस पार्टी को नहीं छोड़ रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हमें समय मिल रहा है या जो सुविधा अभी मिल रही है इस एरा में, जब लड़ाई चल रही है, चाइना में कोविड का कहर है और स्थितियां परिस्थितियां बदल गई हैं, भारत उससे निकल करके आगे जंप ले चुका है। हमारा जो मोड है वो पूरी तरीके से एक्शन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही प्रोग्रेसिव है। क्या लगता है आपको कि एक साल के भीतर हम पोस्ट कोविड एरा को टच कर लेंगे? दिवाकर जी, अगर हम राशनल बात करें तो मुझे नहीं लगता कि एक साल में हम कर पाएंगे। आरबीआई से लेकर सारी जो वर्ल्ड वाइड जितनी रेटिंग एजेंसियां हैं सब भी मानती हैं कि हमें लगभग 2 से 3 साल, मिनिमम 2 से 3 साल लगेंगे पोस्ट कोविड एरा को टच करने में। और ऐसे में जो इंटरनेशनल मार्केट है या जो अंतरराष्ट्रीय कई देशों की स्थिति है, वहां भी जो मार्केट डाउन हो रहा है, उनकी मुद्रा की जो साख है वो कमजोर हो रही है, तो उन पर भी तो असर पड़ रहा है ना सर? सब पे असर पड़ा, वर्ल्ड वाइड असर है ना। जो वर्ल्ड वाइड असर होता है तो उसका इम्पैक्ट आता है। अगर मान लीजिए कि बाकी कंट्रियां या यूरोपियन कंट्रियां या अमेरिका जो है रिच होते, अच्छी उनकी इकोनॉमी चलती, तो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में कम टाइम लगता। लेकिन क्या है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी डाउन शेप में चल रही है, प्रॉब्लमेटिक चल रही है, चाहे बीमारी के कारण से, कोविड के कारण चल रही है, चाहे दूसरे अदर रीजन से चल रही है, या यूक्रेन रशिया की लड़ाइयों से चल रही है। तो जो एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड लाने में, क्योंकि हर जगह एक प्रॉब्लम है, तो हमें हमारे यहाँ हमारी वो प्रॉब्लम अल्टीमेटली हमें, मान लीजिए हमें अपने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लगना, या एक कार की फैक्ट्री के कुछ पार्ट जो इंडिया में बनना शुरू होने, जो अभी आज की डेट में मान लीजिए चाइना बनते हैं, खास करके जो चिप्स हम लोग लगातार सुन रहे हैं, गाड़ियों के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें चिप लगती है जिससे कि वो टोटल कंप्यूटराइजेशन उस चिप से चलता है। वो उसका जो मेन सोर्स जो था वो माना जाता है कि वो चाइना में था, या कुछ सोर्स दूसरा नॉर्थ कोरिया में था, जो दोनों देश के आज की डेट में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जी। तो वो जो चिप है, उस चिप को इंडिया में ही अगर बनाना पड़ा तो उसमें तो टेक्नोलॉजिकली होगा। दूसरा, डिमांड बढ़नी चाहिए। जब तक वो डिमांड नहीं बढ़ेगी तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? इन सब चीजों में टाइम लगेगा। और हमें अगर ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए या रिकवरी पैटर्न के हिसाब से देखा जाए, तो हम आज की डेट में हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड में जो ट्रेंड चल रहा है, हम लगभग उसको, खास करके जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, हम उस ट्रेंड को टच करने की स्थिति में लगातार चल रहे हैं। बेहद सुखद बात आपने की है, और इसी के साथ जो इतनी बड़ी और मुख्य बातें आपने बताई हैं साधारण शब्दों में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विस्टा न्यूज़ के साथ बात की है और सरकार ने ये जो दाम घटाए हैं उस पर आपने अपने विचार रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर सर। और इस तरीके से आपने देखा कि कैसे भारत सरकार ने एक पहल की है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी और ये महंगाई अगर लगातार बढ़ती रहती तो इन्फ्लेशन होता और इन्फ्लेशन से देश की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता। लेकिन जैसा कि एक विशेषज्ञ के तौर पर राजेश्वर पैनुली जी ने बताया कि सरकार अब इस स्थिति में है कि वो जीएसटी कलेक्शन के माध्यम से इतना कुछ गेन कर चुकी है कि जो बोझ इस दामों के कम करने के कारण केंद्र के खजाने पर होगा, उसकी न सिर्फ भरपाई होगी बल्कि उससे आगे की स्थिति हमारी होगी। और ऐसे में आने वाले समय में कुछ और वस्तुओं के दाम घटेंगे, न सिर्फ डीजल पेट्रोल या माफ करिएगा गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी, बल्कि और कुछ वस्तुओं के दाम घटेंगे। और जब इस तरीके से घटेंगे तो कंज्यूमर्स को फायदा होगा, आम आदमी और मध्यम वर्ग को फायदा होगा। और जब ये स्थिति बनेगी तो देश में खुशहाली आएगी। और उस स्थिति में, जैसा कि हमेशा बार बार कि इस देश में बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, तब बेरोजगारी के उस जाल को तोड़ने की कोशिश हो जाएगी। और फिर जैसा कि राजेश्वर जी ने बताया कि नौकरी देना रोजगार उपलब्ध कराना नहीं होता, वो तो बहुत एक छोटा सा माध्यम होता है।
किसी भी व्यक्ति को उस स्थिति में या परिवार को उस स्थिति में तैयार कर देना कि वह स्वरोजगार की स्थिति में आए और कुछ लोगों को रोजगार दे, चाहे वो सेवाओं के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो। ये स्थिति कब आएगी? जब ऐसा इन्वायरमेंट होगा और जब ये इन्वायरमेंट सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से पेश किया जाएगा। लेकिन सरकार भी अपनी राजनीति करती है और बात तब फिर एक बार राहुल गांधी के उस बयान पर होती है कि इस देश में तो इतना ज्यादा जहर घोल दिया गया, केरोसिन डाल दिया गया कि बस चिंगारी आई और आग लग गई। हालांकि ऐसे आग लग नहीं पाएगा, ये राहुल जी को भी समझना चाहिए, या कोई भी सोचता हो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, अगर वो इस पर राजनीति करता है तो ये देश इन चिंगारियों से जलने वाला नहीं है। कई ऐसी आग इस देश ने देखा है, इस देश के लोगों ने देखा है, और कोविड जैसे महामारी को भी इस देश ने हराया है और हरा रहा है। तमाम वो परेशानियां इस देश की जनता ने झेली है, सरकारों का साथ दिया है। भरोसा हमारा है कि कोई भी आग न हमें जला सकती है और न उसे बुझाने की जरूरत है। बस जरूरत इस बात की है कि बेहतर नीयत के साथ हर एक व्यक्ति देश के लिए अपनी भूमिका निभाए, चाहे वो राजनीतिज्ञ ही क्यों ना हो। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।